मणिपुर की हिंसा हो, बंगाल के बॉयज हो या दिल्ली के रैकेट्स, इन सारे दंगों को रोकने में नाकाम रहे हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह। कश्मीर पर होम मिनिस्टर बड़े भाषण तो दे देते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। लेकिन पहलगाम में इतना बड़ा अटैक कैसे हो जाता है, इसकी किसी को खबर नहीं लगी और ना ही इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी ली जाती है। अपनी भाषण में अमित शाह कहते हैं कि बंगाल फेसिंग के लिए लैंड नहीं दे रहा, इसलिए ये रोहिंग्या घुसपैठियों को भारत में आने से रोक नहीं पा रहे हैं। 450 किलोमीटर के लिए मान्यवर मैंने डीओ लेटर लिखकर 10 रिमाइंडर करे हैं, बंगाल सरकार भूमि नहीं दे। लेकिन जो घुसपैठी ऑलरेडी भारत में, उनको बाहर क्यों नहीं निकाला जा रहा? घुसपैठी करने से नहीं रोक सकते, लेकिन इनको डिपोर्ट तो कर सकते हैं। इनको डिपोर्ट करने से आपको कौन रोक रहा है? लेकिन बात यह है कि देश चलाने से ज्यादा फोकस इनकी इस बात पे होती है कि कब इस अपोजिशन पार्टी के पीछे सीबीआई और ईडी लगानी है। Arvind Kejriwal was placed under arrest by the Enforcement Directorate. Hemant Soren has been placed on कब और कैसे किस अपोजिशन पार्टी को तोड़ा जाए और किसके एमएलए खरीदे जाएं, इसलिए तो अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है। अमित शाह जी को बहुत सारे लोग मोदी का सक्सेसर मानते हैं और ये भी कहा जाता है कि मोदी जी के बाद अमित शाह ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो इसलिए जरूरी हो जाता है ये जानना कि अमित शाह का रिपोर्ट कार्ड क्या कह रहा है। क्या वे एक सक्सेसफुल होम मिनिस्टर रहे हैं और क्या अमित शाह भारत के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। 1 जून 2019 में मोदी 2.0 में अमित शाह होम मिनिस्टर बनते हैं। इसके ठीक 2 महीने बाद 2 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन लाया जाता है। यह रेजोल्यूशन था अप्रोवेशन ऑफ 370 फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। 370 सदियों से बीजेपी के एजेंडा में था, लेकिन यह इतना कंट्रोवर्शियल एंड कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा था कि बीजेपी ने इसको पहले कभी हाथ नहीं लगाया। कश्मीर के लीडर यहाँ तक कि कहते थे कि चाहे कोई भी सरकार बन जाए 370 को कोई छू नहीं सकता, अगर छुएगा तो उसके हाथ जल जाएंगे। लेकिन 2019 में बीजेपी के पास नंबर्स भी थे और मौका भी था, इसलिए इसका बीजेपी ने बहुत ही ज्यादा फायदा उठाया। जम्मू एंड कश्मीर से 370 को अब्रोगेट कर दिया, साथ ही JNK एंड लद्दाख को भी अलग कर दिया और दोनों को यूनियन टेरिटरीज में शामिल कर दिया। 370 का अब्रोगेशन इतना कंट्रोवर्शियल था कि गवर्नमेंट के ये डिसीजन के बाद पूरे देश में डंके भड़क सकते थे और कश्मीर में हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो सकती थी। लेकिन सरकार ने इतनी फुल प्रूफ से प्लानिंग की थी, ऐसे एलिमेंट्स को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। देखो जिस तरीके से 370 को हटाया था, इसे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड किया है, इसलिए इसकी लीगलिटी पर कोई भी क्वेश्चन नहीं उठा सकता है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस थी। लेकिन अगर आप इसकी मॉनिटरी पर बात करें तो जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर की पूरी लीडरशिप को हाउस अरेस्ट किया गया, पूरे कश्मीर को बंद किया गया और इंटरनेट शट डाउन किए गए, यह अप्रोच कुछ लोगों को क्वेश्चनेबल लग सकती है। अमित शाह के लिए एज ए होम मिनिस्टर सबसे पहली और सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। 370 हटने के बाद अमित शाह राज्यसभा में एक बड़ा भाषण देते हुए कहते हैं कि पूरे देश में NRC लाया जाएगा। ठीक अगले महीने दिसंबर यानी 2020 में सरकार सिटीजन अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस कर देती है। हालांकि इंडियन मुस्लिम का इससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन लेफ्ट इकोसिस्टम इसे नैरेटिव पुश करता है और इसके अगेंस्ट पूरे देश में प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। यह प्रोटेस्ट अमित शाह के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। दिल्ली के शाहीन बाग में इन प्रोटेस्ट का सेंटर बन जाता, जहां मुस्लिम मूवमेंट प्रोटेस्ट करते हुए दिल्ली की मथुरा रोड को 4 महीने तक ब्लॉक रखते हैं। इन लोगों का वहां से उठने का कोई इरादा नहीं था और न ही सरकार के पास इसका कोई सोल्यूशन नजर आ रहा था। वो तो अचानक से इसके बाद कोविड का लॉकडाउन आ गया, तब जाकर इन लोगों को वहाँ से हटना पड़ा। लेकिन इस टाइम तक ये प्रोटेस्ट काफी बड़े हो चुके थे और लॉकडाउन लगने से ठीक 1 महीने पहले दिल्ली में दंगे भी हो चुके थे, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की जान ली गई थी और 200 से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे। और यह अमित शाह का सबसे बड़ा और सबसे पहला फेलियर था। दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर का टोटल कंट्रोल होम मिनिस्टर के अंडर में आता है, इसलिए इन दंगों की पूरी जिम्मेदारी अमित शाह के कंधों पर जाती है। और अगर आपको याद हो तो जब दंगे चल रहे थे उस समय यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के विजिट पर थे, जो इस फेलियर को और ज्यादा बड़ा बना देता है। ये प्रोटेस्ट नैरेटिव लेवल पर भी गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा फेलियर था, क्योंकि वे इस बिल को जनता के बीच अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे और न ही लेफ्ट के नैरेटिव को काउंटर कर पा रहे थे। सरकार में कोई लीडर कहता था कि देश में NRC नहीं लागू होगा और कोई कहता था कि कराएंगे जरूर। इनफैक्ट खुद अमित शाह ने क्रोनोलॉजी समझते हुए कहा था कि CA के बाद NRC को लाया जाएगा, लेकिन सरकार इसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी कि NRC को लाना इंडिया में क्यों जरूरी है। क्या आपको पता है कि 2005 में इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखने के लिए पाकिस्तान से 15 लोग भारत में आए थे, जिसके बाद वे कहाँ गायब हो गए किसी को पता नहीं चला। उन 15 लोगों में से सिर्फ 4 लोग ऐसे थे जो ट्रेस हो पाए हैं और 11 लोगों का अभी तक पता नहीं चला कि कहाँ चले गए। चलो ये तो काफी पुरानी बात है, बट अभी पहलगाम अटैक के बाद हमने देखा कि भारत में ऐसे कितने पाकिस्तानी इलीगली रह रहे हैं जिनके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट भी है और वो
वो इंडिया में रह के इंडिया वालों को वोट भी डाल रहे हैं। इस तरह से इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर भी काफी इस तरह से इसे फेस नहीं किया जा सकता। हमें ये भी पता है कि भारत में कई सारे बांग्लादेशी इलीगली तरीके से रह रहे हैं, स्पेशली असम और वेस्ट बंगाल के अंदर। अब तो 11 सालों से बीजेपी की सरकार है और पिछले 6 सालों से होम मिनिस्टर अमित शाह ही हैं। तो उनकी नाक के नीचे ये सब कैसे चल रहा था? हमें तो लगता है इंडिया में इलीगली रोहिंग्याज एक प्रॉब्लम है, लेकिन कितने पाकिस्तानी इंडिया में रह रहे हैं और इतना फ्रीली आ जा सकते हैं, इसको किसी का अंदाजा नहीं। और एग्जैक्टली इस वजह से हमें एनआरसी की जरूरत है और सरकार इसे अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी और लेफ्ट ने इसे ह्यूमन राइट का प्रॉब्लम बता दिया। सरकार इस प्रोटेस्ट को रोकने में नाकाम रही हो तो लॉकडाउन आ गया, इस वजह से ये प्रोटेस्ट थोड़ा डाउन हो गए। सीए प्रोटेस्ट के बाद शुरू होता है फार्म प्रोटेस्ट और 2020 में सरकार फार्म से जुड़े 3 बिल इंट्रोड्यूस करती है जो दोनों हाउसेज में पास भी हो जाते हैं, जिसके कारण पंजाब में फार्म प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते ये प्रोटेस्ट पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल जाते हैं। इस प्रोटेस्ट की भी प्लेबुक एग्जैक्टली शाहीन-बाग की तरह थी। फार्मर्स ने दिल्ली के मेजर सिंधु, टिटली और गाजीपुर बॉर्डर को ब्लॉक कर दिया था। सोशल मीडिया ने इसे खूब कवर किया, लेकिन इस प्रोटेस्ट का असली मोटिव तब सामने आता है जब सरकार फार्म लॉज में चेंज करने के लिए तैयार हो जाती है, जो फार्मर्स की ओरिजिनल डिमांड थी। लेकिन ये प्रोटेस्ट रुकते नहीं है, जो अब वो डिमांड करने लगे कि सरकार पूरे के पूरे फार्म लॉज को वापस ले। 26 जनवरी 2021 को यह पूरा इंसिडेंट होता है। प्रोटेस्ट क्लेम करते थे कि यह पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है, लेकिन बाद में कुछ ही ऐसी स्टेटमेंट इनके बीच से निकल के आती है जिससे ये क्लियर हो गया था इनका इंटेंशन बीजेपी सरकार को गिराना है और यही रीजन था जिसकी वजह से सरकार ये लॉज वापस ले लेती है। 2024 के इलेक्शन के बाद राकेश टिकैत ने इस तरह के कुछ स्टेटमेंट दिए थे। जनता बहुत गुस्से में। ये तो उस दिन जब ट्रैक्टर लेकर दिल्ली गए, ये उन्होंने बहका दिया कि लाल किले पे चल जाओ। अगर ये उस दिन पार्लियामेंट की तरफ को कर देते, वो तो 26 जनवरी थी, नहीं तो 25 लाख आदमी थे। ये सारा का सारा काम उसी दिन निपट जाता केस। ये निपटा का चूक रह गई, और रहेगी चूक। अरे अब तैयारी है, जनता की चिंता ना। ये फिर से अमित शाह के लिए एज अ होम मिनिस्टर बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ था। शाहीन-बाग के प्रोटेस्ट से सरकार ने कुछ भी नहीं सीखा और फिर से सरकार ने सारी मिस्टेक करनी शुरू कर दी। सबसे पहले तो सरकार ने सारे मिस्टेक को लोगों के बीच कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी, उसके बाद सही नैरेटिव सेट करने से भी बैक हो गई। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक ये सारे रिफॉर्म्स को ऑलरेडी अपने मैनिफेस्टो में कर चुके थे, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी से काउंटर नहीं कर पाई। बड़े बड़े जितने फार्मर इश्यूज को समझने वाले लोग थे, वे लोग भी कह रहे थे कि फार्म लॉज एक अच्छी चीज है, उसको लाने का तरीका थोड़ा चेंज करके लाना जरूरी है, लेकिन बीजेपी इस चीज को भी कम्युनिकेट नहीं कर पाई। लॉ एंड ऑर्डर के लेवल पर भी सरकार के लिए एक फेलियर था कि दिल्ली की मेजर बॉर्डर को 1 साल तक ब्लॉक रखा गया। इन प्रोटेस्ट को इतना बड़ा बनने दिया गया और इससे बड़ा फेलियर यह था। फार्म प्रोटेस्ट के बाद पंजाब में दोबारा से खालिस्तानी मूवमेंट का एक रिवाइवल शुरू हो गया। खालिस्तानी मूवमेंट मेरे हिसाब से अमित शाह के ट्यूनर का सबसे बड़ा फेलियर रहा। यह मूवमेंट कुछ साल पहले तक इंडिया में ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, लेकिन पिछले 4-5 सालों में फिर से एक बार इसका रिवाइवल हुआ और ऐसा रिवाइवल होता है कि अमृतपाल सिंह जैसे लोग इंडिया में वापस आ जाते हैं और उन्हें लोगों की तरफ से लोकसभा भेज दिया जाता है और वो भी 2 लाख वोटों के मार्जिन से जिता के। और यहीं से अमित शाह के लिए प्रॉब्लम और बढ़नी शुरू हो जाती है। 2023 में अमित शाह के सामने 2 बड़ी प्रॉब्लम आती है। 23 में मणिपुर की कुकी और मोती कम्युनिटी के बीच में वार प्लेस स्टार्ट हो जाते हैं और ये वार इतनी बड़ी हो गई कि सिविल वार जैसी सिचुएशन आ गई, जिसमें 250 लोगों से ज्यादा लोग मारे गए। मणिपुर में बीजेपी की सरकार थी जो इन सारे प्लेस को पूरे तरीके से रोकने में फेल हो गई। इनफैक्ट खुद सीएम वीरेंद्र सिंह पर भी वार भड़काने के एलिगेशन लग रहे थे। इन प्लेस के शुरू होने के 20 महीने बाद सीएम ने इस्तीफा दे दिया, तब जाके स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया। मणिपुर एक बॉर्डर स्टेट है जिसकी 41% जनसंख्या क्रिश्चियन है। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनिस ऑलरेडी चिकन स्नेक का फायदा उठा के चाइना को नॉर्थ ईस्ट में इन्वाइट कर चुके थे। उस सोर्सों के हिसाब से यहाँ पर क्रिश्चियन कंट्री बनाने की कॉन्स्पिरेसी चल रही थी और यह बात शेख हसीना खुद अपने मुंह से कह चुकी हैं। इनफैक्ट मणिपुर की कुकी कम्युनिटी खुद क्रिश्चियन कम्युनिटी से है और मणिपुर के अंदर सिविल वार जैसी सिचुएशन होना खतरे से खाली नहीं थी। उसके बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाने में 20 महीने लगा दिए। इसका लॉजिक नहीं समझ में आता है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट शुरू से इनफेक्टिव नजर आ रही थी, तो उस हिसाब से हमारे होम मिनिस्टर को वहाँ पर बहुत पहले ही प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए था। और वेस्ट बंगाल न्यूज में रहा है अपने पॉलिटिकल के लिए, अगर वहाँ पर पंचायत के चुनाव भी होते तो 40-50 लोग वैसे ही मारे जाते हैं। 2019 की लोकसभा चुनाव में वहाँ पर लगभग 700 के लगभग पॉलिटिकल इंसिडेंट हुए। 23 लोग तो पोलिंग डे पर ही मारे गए थे। होम मिनिस्ट्री के हिसाब से वहाँ पर 2020 में 650 इंसिडेंट हुए थे, जिसमें टोटल 57 वर्कर्स मारे गए थे, जिसमें बीजेपी और टीएमसी के वर्कर्स भी थे। इसी साल देख लो एक्ट आते ही बंगाल में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए, जिसमें हिंदू फैमिली को टारगेट किया गया। एक केस में तो मुस्लिम ने घुस के हरगोविंद दास और उनके बेटे को मार दिए थे। इस डर से लगभग 400 लोग वहाँ से अपना घर छोड़ के भाग निकले थे। खुद अपने स्टेट में वे लोग रिफ्यूजी बन के घूम रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि जिस स्टेट में इतना एनार्की है, उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल क्यों नहीं लगाना चाहिए? क्या फायदा आपकी 56 इंच छाती और चाय की नींव का? कोई मुझे बताए कि
बीजेपी ने बंगाल में कड़ी निंदा के अलावा और क्या स्टैंड लिया। इसलिए मुझे अमित शाह का एक ये भी बहुत बड़ा फेलियर नजर आता है। अभी कुछ समय पहले पहलगाम अटैक हुए। कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है। 370 हटने के बाद लॉ एंड ऑर्डर और पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होम मिनिस्टर पर जाती है, लेकिन हम देख क्या रहे हैं। 2024 के इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन में कश्मीर में टेरर अटैक होते हैं और फिर इस साल पहलगाम का अटैक, जिसे इंटेलिजेंस का एक मेजर फेलियर कहा जा सकता है। 370 हटने का जितना क्रेडिट अमित शाह को मिलना चाहिए उतना क्रिटिसिज्म भी हुए इन इंसिडेंट के लिए डिजर्व करते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि अमित शाह के टेन्योर में एक भी ऐसी चीज अच्छी नहीं हुई है। 370 के बाद अमित शाह को बहुत बड़ी अचीवमेंट मिली है। इंडिया से नक्सलिज्म का साफ करना। ये मैच देखो 2013 में इंडिया का रेड कॉरिडोर कुछ ऐसा दिखता था। पशुपति से लेकर तिरुपति तक नखतवाड़ी इलाका है और आज यह मैप कुछ ऐसा दिख जिसे एक टाइम पर रेड कॉरिडोर कहा जाता था, वे आज कुछ पैकेट्स में रहकर सिमट गए हैं। इनफैक्ट कुछ समय पहले अभी पहलगाम अटैक के बाद सबका ध्यान कश्मीर पर था। उस समय हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बख्तर पर अटैक किया जिसमें 30 नक्सलिज्म एलिमिनेट कर दिए गए थे। उनमें से एक टॉप कमांडर था गुस्सा राज। यह सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, जिसके बाद बख्तर सेंटर की रेड लिस्ट से बाहर हो गया है। अब सिर्फ देश के 18 डिस्ट्रिक्ट एक्सपेक्टेड बचे हैं और अमित शाह ने कहा कि अगले साल 31 मार्च से पहले ही इन डिस्ट्रिक्ट को भी बाहर कर दिया जाएगा और इसके लिए अमित शाह क्रेडिट डिजर्व करते हैं। इसमें से कुछ अमित शाह के टेन्योर के बहुत बड़े फेलियर हैं जिनके लिए उनको क्रिटिसाइज करना भी बेहद जरूरी है।